हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो हम लोग पीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उसका यूनिट नंबर 1 चल रहा था केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में, जिसमें हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था बायर स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, बायर स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है और उसके द्वारा हम लोगों ने साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी अर्थात स्थायित्व के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले सैके-मोहर थ्योरी के बारे में, सैक्से-मोहर सिद्धांत के बारे में। ठीक है, जिससे भी आप साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, देखो बायर का सिद्धांत जो था उससे आप केवल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन की ही स्टेबिलिटी को बता सकते थे, लेकिन इस सिद्धांत से आप आगे की जितने भी है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, जितने भी उच्च साइक्लोएल्केन्स है उनकी स्टेबिलिटी के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, सैक्से-मोहर सिद्धांत से तो एकदम मस्त तरीके से इसे समझेंगे। ठीक है, थ्योरी सहित एकदम मस्त तरीके से। तो यार वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। ठीक है, तो चलो देखते हैं सैक्से-मोहर सिद्धांत क्या होता है, और अगर चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो देखते हैं सैके-मोहर थ्योरी या सैक्से-मोहर सिद्धांत। आप देखो, बात करें सैचे-मोहर थ्योरी क्या होती, तो देखो सैचे-मोहर थ्योरी के बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, हमने लिखा साइक्लोहेक्सेन और अदर साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी अर्थात स्थायित्व को एक्सप्लेन करने के लिए सैके एंड मोहर नामक दो साइंटिस्ट ने 1918 में एक थ्योरी दिया जिसे सैचे-मोहर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था बायर का सिद्धांत। अगर आपको बायर का सिद्धांत वाला वीडियो देखा है तो ये एकदम मस्त तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है, उस पर जाके देख सकते हो। तो देखो बायर ने क्या बताया था, जो बायर का सिद्धांत था पहले थोड़ा सा उसको समझो फिर देखते हैं। बायर स्ट्रेन थ्योरी जो थी उस पे उन्होंने बताया था कि जैसे आपका साइक्लोप्रोपेन होता है, साइक्लोब्यूटेन होता है और आपका जो साइक्लोपेंटेन होता है, ठीक है, इसकी आप एंगल स्ट्रेन निकाल सकते थे। एंगल स्ट्रेन निकाल सकते थे। अगर एंगल स्ट्रेन निकाल सकते हो तो आप उससे क्या बता सकते हो, उसकी स्टेबिलिटी। मतलब अगर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होती थी तो स्टेबिलिटी जो होती थी वो कम होती थी। ठीक है, ये चीज़ हमने सीखा था। लेकिन बायर थ्योरी के द्वारा आप केवल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन तक ही निकाल सकते हो, क्योंकि इन्होंने बायर ने क्या माना है, इसमें जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, उनको कोप्लेनर माना है। उनको क्या माना है, कोप्लानर माना है। मतलब ये सब क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। इनका तल जो होता है एक ही होता है। ये जो आपके जितने भी कार्बन एटम होते हैं ये कोप्लानर होते हैं, सब एक ही तल पे होते हैं। ये थी बायर की स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, सारे मतलब जो आपके कार्बन होते हैं कोप्लेनर पे होते हैं। ठीक है, और इनके मध्य जो एंगल 60 डिग्री है, देखो आपका इसके बीच 60 डिग्री है, इसके बीच 90 डिग्री है, इसके बीच 108 डिग्री है। ठीक है, 108 डिग्री है। ठीक है, इतना इतना होता है, लेकिन वास्तव में कितना होना चाहिए आपको पता है। ये sp3 दिखाते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिससे आपका इनका एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, इतना होना चाहिए। लेकिन वास्तव में कितना होता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 108 डिग्री। इसके लिए हमें एंगल स्ट्रेन निकालना पड़ा था। ठीक है, एंगल स्ट्रेन भी हमने आपको निकालना सिखाया था। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो बायर ने क्या क्या बात की थी, बायर ने बताया था कि ये कार्बन एटम्स जो होते हैं कोप्लेनर पे होते हैं। ठीक है, और जिससे हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन की स्टेबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। लेकिन जब अब ये जो सैके-मोहर थ्योरी है, इन्होंने क्या बताया कि आप इस थ्योरी से साइक्लोहेक्सेन और अदर साइक्लोएल्केन्स, अदर हाइयर साइक्लोएल्केन्स, ठीक है, अदर हाइयर साइक्लोएल्केन मतलब हाइयर का मतलब जो आगे के उच्च साइक्लोएल्केन्स हैं। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन और अदर हाइयर साइक्लोएल्केन्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सैके-मोहर ने 1918 में एक थ्योरी दिया जिसे सैके-मोहर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब इन्होंने 1980 में एक थ्योरी दिया जिससे आप साइक्लोहेक्सेन से ऊपर के साइक्लोएल्केन्स के जितने भी साइक्लोएल्केन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को बता सकते हो। देखो बायर ने बताया था कि ये कोप्लेनर होते हैं अर्थात 2D में होते हैं। ठीक है, 2D में होते हैं इस टाइप से, मतलब एक ही तल पे होता है। लेकिन जो आपके सैके-मोहर थे इन्होंने बताया कि ये 3D में होते हैं। मतलब अगर इसे 2D ना माना जाए, ठीक है, अगर इसे कोप्लेनर ना माना जाए, 3D में मान लिया जाए, तो आप जितने भी आगे के साइक्लोएल्केन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हो। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि अगर आप इसे कोप्लेनर ना मानो, ये जो कोप्लेनर ये बता रहे बायर, अगर कोप्लेनर ना मानो तो आप आगे के जितने भी हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे आपको थ्योरी लिख देते हैं फिर समझाते हैं।
आप देखो थ्योरी को हमने आगे यहाँ पे वही चीज लिखा जो बताया आपसे। हमने कहा बायर के अनुसार साइक्लोएल्केन्स में कार्बन कोप्लेनर में होते हैं। ठीक है, बायर ने क्या बताया था कि जो कार्बन एटम्स होते हैं साइक्लोएल्केन्स में वो कोप्लेनर पे स्थित होते हैं। लेकिन जो सेकेंड मोहर थ्योरी है वो क्या कहती है कि साइक्लोएल्केन्स के कार्बन कोप्लेनर में नहीं होते। ठीक है, अगर इन्हें कोप्लेनर ना माना जाए तो आप आगे के जितने भी साइक्लोएल्केन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? देखो उन्होंने कहा if the ring assumed a folded condition and the normal tetrahedral angles of 109 degree 28 minute retained, then as a result the strain within the ring is relieved। ठीक है, सिंपल इन्होंने क्या कहा, if the ring assumed a folded condition, मतलब कि अगर रिंग को हम फोल्ड कर दे। देखो पहले बात बायर ने बताई थी कि वो 2D में होता है, कोप्लेनर पे होता है, लेकिन इन्होंने बताया वो कोप्लेनर में नहीं, आप उसे 3D पे भी बना सकते हो। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा इफ द रिंग, जो रिंग होती जैसे साइक्लोएल्केन की, जैसे साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेप्टेन हो गया, उसे कहा गया एज्यूम्ड अ फोल्डेड कंडीशन, उसे एक फोल्ड कर दिया जाए, उसे क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया जाए। and the normal tetrahedral angles of 109 degree 28 minute are retained, then as a result the strain within the ring is relieved। मतलब कहा गया अगर आप ये जो रिंग है उसे क्या करो, उसे फोल्ड कर दो जिससे कि उसका जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल हो वह 109 डिग्री 28 मिनट हो जाए। तो इससे होगा क्या, इससे रिजल्ट क्या मिलेगा हमें कि स्ट्रेन विद इन द रिंग इज रिलीव्ड। मतलब कि जो रिंग होगी आपकी, जैसे साइक्लोहेक्सेन ही एग्जांपल है, तो जो साइक्लोहेक्सेन होगा उसकी जो रिंग है वो क्या होगी, स्ट्रेन से मुक्त हो जाएगी, स्ट्रेन से रिलीव्ड हो जाएगी। स्ट्रेन क्या था, स्ट्रेन था तनाव, जिसकी वजह से हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन में क्या निकाल लेते, एंगल स्ट्रेन निकाल लेते। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर आप क्या करो, उसे 2D में ना बनाओ, उसे फोल्ड कर दो इस प्रकार से जिससे उसका टेट्राहेड्रल एंगल जो हो वह 109 डिग्री 28 मिनट हो जाए। तो इससे क्या होगा आपका, इससे क्या होगा, इससे आपका जो रिंग होगी वो स्ट्रेन से मुक्त हो जाएगी, रिंग जो होगी स्ट्रेन से रिलीव्ड हो जाएगी। ठीक है, उस पर स्ट्रेन नहीं रह जाएगा। तो वही चीज कहा गया इफ द रिंग एज्यूम्ड अ फोल्डेड कंडीशन, मतलब जो रिंग है उसे हम फोल्डेड कंडीशन में ले जाए जिससे उसका नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल जो हो 109 डिग्री 28 मिनट हो जाए, तो रिटेन देन एज अ रिजल्ट, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, द स्ट्रेन विद इन द रिंग एज रिलीव्ड। ठीक है, मतलब जो रिंग होगी वो आपकी रिलीव्ड हो जाएगी, किससे, किससे रिलीव्ड हो जाएगी, आपकी स्ट्रेन अर्थात तनाव से मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये थ्योरी तो आपको आशा करते समझ में आई होगी। अब एग्जांपल बताते हैं इसका, कैसे हम रिंग को फोल्ड करेंगे जिससे उसका टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा और वह रिंग जो होगी स्ट्रेन से मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इतने का। आप देखो हमने आपसे क्या कहा था कि अगर आपने, जो बायर ने कहा कि आप उसे 2D फॉर्म में रखो, लेकिन जो सेकेंड मोहर थ्योरी वो कहती है उसे 2D फॉर्म में नहीं रखना, 3D पे रखना है। तो हमने उसी प्रकार देखो जैसे एग्जांपल लिया साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर अभी तक बनता था ऐसे, ये साइक्लोहेक्सेन और इसके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड मोहर ने बताया, कहा इसे 2D पे ना रख के हम 3D पे रख लें। तो देखो इसे हमने इस टाइप से, दो टाइप से बना सकते हो, एक चेयर फॉर्म होती है, एक होती है बोट फॉर्म। अगर इसमें कार्बन बात करें तो इसमें भी कार्बन 6 होते हैं, देखो 2 3 4 5 6। तो ये भी क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन ही तो हुआ। इस पे बात करें 1 2 3 4 5 5 6, ठीक है, तो 6 इसमें भी तो हुए, तो ये भी क्या है आपका साइक्लोहेक्सेन ही है। तो उन्होंने बताया कि आप इसे 3D फॉर्म में बना लो। अगर आप इसे 3D फॉर्म पे बना लोगे, जो इसका टेट्राहेड्रल एंगल आएगा वो 109 डिग्री 28 मिनट आएगा, जिससे आपका काम बन जाएगा और आप उसकी स्टेबिलिटी निकाल सकते हो बिना किसी स्ट्रेन के। ठीक है, उसमें बिना किसी स्ट्रेन के आप उसकी स्टेबिलिटी को निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब देखो बायर कहते थे कि उसका जो आपका बॉन्ड एंगल था उसके लिए आपको एंगल स्ट्रेन निकालनी पड़ती थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 2D डायग्राम बनाया था इस टाइप से। लेकिन जो सेकेंड मोहर थ्योरी वो आपका 3D भी बना सकती है, जैसे चेयर फॉर्म बनाया, साइक्लोहेक्सेन का बोर्ड फॉर्म बनाया। ठीक है, जिससे इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो ही गया, तो इसके लिए हमें एंगल स्ट्रेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही चीज इन्होंने बताया कि आप इससे क्या कर सकते हो, रिंग को एंगल स्ट्रेन से मुक्त कर सकते हो, उसे रिलीव्ड दे सकते हो। ठीक है, तो वही चीज है, जैसे साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल लिया तो ये इसकी चेयर फॉर्म बनी, ये इसकी बोर्ड फॉर्म बनी। ठीक है, जिससे इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। और आप यहाँ से लिख भी सकते हो कि जो चेयर फॉर्म है ये ज्यादा स्टेबल होती, किससे, बोर्ड फॉर्म से। लिख सकते हो चेयर फॉर्म, लिख सकते हो आप चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोर्ड फॉर्म। लिख देते चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन
मोर स्टेबल देन बोर्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब कि जो चेयर फॉर्म है आपकी ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ज्यादा स्थायी किससे, इस बोर्ड फॉर्म्स की अपेक्षा। ठीक है, चेयर फॉर्म ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्टेबल है, लेकिन बोर्ड फॉर्म कम स्टेबल है। ठीक है, तो वही लिखा, चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस टाइप से आप आगे की भी साइक्लोएल्केन्स की, जो साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन और जितने भी साइक्लोएल्केन्स है उनकी क्या ज्ञात कर सकते हो, स्टेबिलिटी ज्ञात कर सकते हो बिना किसी स्ट्रेन के। ठीक है, तो आसानी से आपको समझ में आया होगा। जैसे साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल था चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, और चेयर फॉर्म इसमें क्या है, ज्यादा स्थायी है बोर्ड फॉर्म से। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हो साइकेमोहर थ्योरी को, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि आप मतलब उसे 2D में ना बनाओ, उसे 3D पे बना लो, तो आप क्या निकाल सकते हो, बिना किसी स्ट्रेन के आप उसकी स्टेबिलिटी को बता सकते हो। तो आशा करते हैं यार आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी BSc 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री, जाके और भी वीडियो देख सकते हो BSc 5th सेमेस्टर के। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।